नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। ये सवाल इंडिया का है। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के बारे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ 50 घंटे के बाद भी जारी है और मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं और खबरों के मुताबिक 1 जवान लापता है। खबर है कि वहां अभी भी 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस खबर पर। नज़ीर, सबसे पहले आपके पास में यहां पर आऊंगा। ये जो मुठभेड़ है 50 घंटे के बाद भी अब तक जारी है, वहां पर ग्राउंड पर क्या जानकारी जो है वो मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, ये बात बहुत आसान करनी है कि 50 घंटे हुए या 60 घंटे हुए, लेकिन जो सुरक्षा फोर्सेस की कठिनाइयां हैं कि उन्हें किन हालात में ये इनकाउंटर अंजाम देना पड़ता है, काफी मुश्किल है। पहले 36 घंटे ये लगे कि जो लाशों को, जो शव थे सीनियर ऑफिसर्स को, उनको वहां से निकालने में, क्योंकि काफी फायरिंग चल रही थी। तो अंदाजा आप कर सकते हैं, जहां सीनियर ऑफिसर्स मारे जाए और फिर इतना टाइम लगे सिर्फ शव को निकालने के लिए, तो वो उसमें कितनी कठिनाइयां होंगी। तो जो और भी दर्शाता है कि सुरक्षा फोर्स के लिए आने वाले दिनों में किस तरह के चैलेंज हो सकते हैं। ये अर्बन वारफेयर से लेके अब जंगल वारफेयर या हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज लग रही है, ये कोई लोकल मिलिटेंट नहीं है जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि मिलिटेंटों को पाकिस्तान से पुश किया जा रहा है। जैसे नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने बताया कि नेपाल और पंजाब से इन्फिल्ट्रेशन होती है ताकि पाकिस्तानी फॉरेन मिलिटेंट्स यहाँ अमन को दरहम बरहम करें। लेकिन जो कुछ भी हालात हैं कि पिछले 3 दिन से कितनी गोलाबारी हो रही है, जहां शक है कि वहां मिलिटेंटों का हाइड आउट है, उस पे गोलाबारी हो रही है। मोर्टार चलाए जा रहे हैं, रॉकेट चलाए जा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से, हर तरह की जो क्या है सुरक्षा फोर्स के। लेकिन 2 या 3 मिलिटेंट, अगर 2 की पुलिस ने कहा था कल उनको कॉर्नर किया गया, लेकिन किसी के मारने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ड्रोन इमेज से पता चलता है एक लाश को देखा गया, लेकिन अभी यह अंदाजा नहीं किया वो जो लापता सोल्जर है, सेना का जवान है, उसकी है या मिलिटेंट मारा गया, ये अभी तक इसका अंदाजा नहीं है। जो कुछ भी इस इलाके में अंदाजा लग रहा है कि किस तरह मिलिटेंटों ने पोजीशन पहले ही संभाली थी। सुरक्षा फोर्सेस को जो इतला मिली थी, उनको ये थी कि वहां मिलिटेंट वहां एक हाइड आउट पे छुपे थे। जब वो रात को वहां गए तो उनपे काफी फायरिंग हो गई। और सूत्रों का कहना है कि सिर्फ जो ऑफिसर्स, तीनों ऑफिसर थे, कल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हिमायू मुजम्मिल भट्ट, तीनों करीब सिर्फ 15 मीटर उस केव के से दूर थे जहां से उनपे फायरिंग हुई। और उसी जगह को बार बार मोटर्स से और भारी हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सब कुछ होके भी अभी ये अंदाजा नहीं क्या ये मिलिटेंट मारे गए हैं। शायद उसी वक्त पता चल जाएगा जब सुरक्षा फोर्सेस को पुख्ता यकीन होगा कि शायद वो मारे जा चुके हैं, या जो लापता जवान है या जो कोई उसकी लाश है उसको भी निकालना जरूरी है। तो कुल मिला के एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन रहा सुरक्षा फोर्सेस के लिए। न सिर्फ ये कि सीनियर ऑफिसर्स इसमें मारे गए, बल्कि जिस तरह से लाशों को निकालने में काफी दुश्वारियां आई, वो अपने आप में दिखा रहा है कि मिलिटेंसी का जो खतरा है टला नहीं है। कुछ जगहों पे अमन रहा है, लेकिन जिस तरह से उन इलाकों में, खासतौर पे जैसे पूंछ राजौरी, बिल्कुल मिलिटेंसी से पाक थे तकरीब 18 साल तक, वो अब मिलिटेंसी की जद में है। कई एक इनकाउंटर्स हुए हैं, सुरक्षा फोर्सेस पे भी कई एक अटैक हुए उस इलाके में। तो वहां भी यही जंगल वारफेयर, हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर का एक चैलेंज है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस को लगाना बहुत जरूरी बनता है। और हमने देखा कि अप्रैल और मई में जब वो वहां हमला हुआ और उसके बाद स्पेशल फोर्स एक ऑपरेशन के लिए गए, तो वहां मिलिटेंटों ने अपने ही हाइड आउट पे एक बड़ी आईडी लगाई थी, जिसमें 5 कमांडो स्पेशल फोर्सेस के आर्मी के वो उसमें मारे गए। तो ये जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियां सुरक्षा फोर्सेस दे रहे हैं, कितना चैलेंज है। मिलिटेंसी एक तरफ अगर पॉलिटिकली कहते हैं कि हालात सामान्य है, लेकिन सुरक्षा फोर्सेस के लिए जो चैलेंज है बिल्कुल बना रहा है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, शुक्रिया नज़ीर आपका सब जानकारी के लिए। राजीव, अब आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जो ऑपरेशन है इसमें काफ़ी वक्त अब तक हो चुका है, 50 घंटे अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो मिलिटेंट हैं काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ पर थे। ये जो शुरुआत हुई इस ऑपरेशन की, इसमें आप बताइए, हमारा इतना नुकसान यहाँ पर जो हुआ शुरुआत में ही, ये कैसे सब ये जो है हुआ?
देखिए, आपको शुरुआत में समझना पड़ेगा कि सुरक्षा बलों को जो है, जिसमें सेना और पुलिस के जो अफसर शामिल हैं, उनको खबर मिलती है कि अनंतनाग के कोकरनाग के जो गलोल जो इलाका है, वहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, एक गांव में छुपे हुए हैं। उसके बाद उस पूरे गांव को कॉर्डन करके सर्च किया जाता है, गहन तलाशी अभियान चलाया जाता है और वहां पर जो लीड मिलती है उससे ये पता लगता है कि ऊपरी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर आतंकी हैं। और जैसे सुरक्षा बलों के जवान जाते हैं, पहाड़ की तरफ मूव करते हैं, उस गुफा की तरफ मूव करते हैं, वहां पर आपका अंदाजा लगाइए कि आतंकी जो ऊपर बैठे हुए थे और हमारे जो फोर्सेस के जवान थे वो नीचे से चढ़ रहे थे। और संभवतः जब नीचे से जब चढ़ते हैं और ऊपर के जो बैठा हुआ आदमी होता है तो बड़ा आसानी से आपको देख पाता, आपके हर मूवमेंट पर नजर रख पाता है। और यही वजह थी कि आतंकी के पास जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान पहुंचते हैं, वहां पर उन लोग ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और शुरुआती सफलता आतंकी को जरूर मिलती है। और उसके बाद जो है सुरक्षा बल अगर पूरे एरिया के देखे तो घेराबंदी कर लेते हैं। इस एरिया के अगर टोपोग्राफी को समझने की कोशिश करें तो पूरी तरफ पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और जो पीर पंजाल का जो रेंज है जहां पर ये गोलाबारी हो रही है, अनंतनाग कोकरनाग के इलाका है और इसे ठीक सटा दूसरी तरफ जो है राजौरी पुंछ के इलाका है। तो तकरीबन ये अंदाजा लगा लीजिए 4000 किलोमीटर के आसपास का जो है पहाड़ी इलाका खास तौर से कह सकते हैं। ये जो राजौरी पुंछ का जो इलाका है, कोकरनाग है, अनंतनाग है, पुलवामा के पहाड़ी, ये पूरा एक तरफ से पहाड़ है और उस पहाड़ में कई ऐसे दर्रे हैं, कई ऐसे गुफा है जहां आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया है, जो पता नहीं लगता है कि उसका एक सूर्य सिरा किधर है और दूसरा सिरा किधर है। लेकिन सुरक्षा बलों ने खासतौर से जो चिनार कॉर्प के जीओसी की बात करें, राजीव घई की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी तय कर लिया है कि जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उनको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं दिया जाएगा, बचने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेरोन का इस्तेमाल हो रहा है। हेरोन एक इस तरह का इजराइल में बना हुआ एक यूबी है जो बाकायदा जिसको टारगेट दे दिया जाता है तो वहां विस्फोटक भी गिराता है, धमाके बहुत जोर से सुनाई पड़ रहे हैं। तो जरा सा भी अंदेशा हो रहा है सुरक्षा बलों के कि यहाँ आतंकी हो सकता है, वहां बाकायदा फायरिंग किया जा रहा है, विस्फोटक से उड़ाया जा रहा है। अब सुरक्षा बलों का ये कहना है कि हमें सफलता भले बाद में जाके मिले, धीरे धीरे मिले, कि एहतियात के साथ कदम उठा रहे हैं ताकि और कोई नुकसान नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है कि हालात जो पहले की तुलना में बेशक बहुत ज्यादा सुधरे, अच्छे हुए, लेकिन लगातार पाकिस्तान का उसे साथ मिल रहा है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस तरह से नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की सह पर कि जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश किया जाए। लेकिन जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है वो किसी भी सूरत हाल में उनके जो मंसूबे हैं, उनके जो मिशन है, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल राजीव, इनको मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाएगा जिस तरह से यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है इन आतंकियों पर। लेकिन जो आप वहाँ की स्थिति की बारे में बता रहे थे, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या यही वजह है जो एक चुनौती भी बन रहा है इस ऑपरेशन में? बिल्कुल चुनौती बन रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा बलों की बात करें तो हर लिहाज से चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है। न केवल सेना के जवान यहाँ तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, स्पेशल फोर्सेस के भी जवान तैनात है, ड्रोन की मदद लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद लिया जा रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर में हेरोन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिन आतंकियों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। नजीर बिल्कुल सही बता रहे थे कि ये वो आतंकी है कि जम्मू कश्मीर का आतंकी नहीं है, सीमा पार से आए हुए पाकिस्तान के मूल के आतंकी हैं जिनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई है किस तरह से हालात को खराब करने की। और अब आतंकियों की जो रणनीति है काफी हद तक बदल चुकी है। पहले था कि वो शहरी इलाके में जाके हमला करते थे, अब वो जंगल में, खासतौर से गुफा में, हाइड आउट में छुपे होते हैं। तो अब सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है कि उनको हाइड आउट से बाहर निकाल के जो है उनको मार गिराया जाए। आप ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकी जो है बहुत गिने चुने रह गए हैं। जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था ऑल आउट, उसी का नतीजा है कि बहुत सारे मिलिटेंट मारे जा रहे हैं और बहुत गिनती के मिलिटेंट बचे हुए हैं और जो बचे हुए हैं वो अभी भागने की फिराक में है। जी शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो जो मिलिटेंट हैं, ऑपरेशन लगातार जारी है और उनको यहाँ पर कॉर्नर भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहाँ पर एनकाउंटर जो है ये शुरू हुआ। तो जो मिलिटेंट हैं उन पर लगातार जो शिकंजा है वो यहाँ पर कसता जा रहा है। जहां एक तरफ अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है, वहीं मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के घरों में मातम पसरा हुआ है। आज सेना में मेजर आशीष धोंचक का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा, जहां
उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मेजर आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी ज्योति धौचक और उनकी 2 साल की बेटी है। मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उधर मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। वो पंचकुला के रहने वाले थे। कर्नल मनप्रीत को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। वो अपने पीछे पत्नी जगमीत ग्रेवाल और एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फौज के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में कर्नल मनप्रीत सिंह के साथ 2 और आर्मी के नौजवानों की मौत हुई है। कर्नल मनप्रीत जो हैं पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले थे। इस वक्त हम उनके फाइनल जो क्रीमेशन है या जो आखिरी उनकी जर्नी कह लें या आखिरी सफ़र जो है उसके क्रीमेशन ग्राउंड से लाइव हैं और बहुत ही दुखदाई घटना है एक ऐसे परिवार के लिए जिसमें कर्नल मनप्रीत जो हैं 2nd जनरेशन के आर्मी ऑफिसर थे, यानी उनके पिता भी जो हैं एक सर्विसमैन थे, वो भी फौज में थे। कर्नल मनप्रीत के जो दोस्त हैं या यहाँ के जानने वाले हैं इस गांव के, उन लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़हीन थे। वो किसी दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकते थे, किसी दूसरे काम में भी अपनी नौकरी ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें फौज में ही जाना है। और कई जानकारी ये भी मिल रही है कि कई बार उनको पीस पोस्टिंग के लिए ऑफर दी गई कि किसी ऐसे इलाके में अपनी पोस्टिंग ले ले जहां शांति रहती है, लेकिन फिर भी कर्नल मनप्रीत सिंह ने उस ऑफर को भी ठुकराया था। फिलहाल अगर आप मेरे पीछे देखें तो काफी बड़ा हुजूम है। हुजूम इतना बड़ा है कि प्रशासन को यहाँ पर आयरन ग्रिल लगाने पड़े हैं ताकि लोग जो हैं इधर से अंदर ना आ सकें। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया और संस्कार शुरू किया गया है। हालांकि बहुत ही दुखदाई घटना है। कर्नल मनप्रीत हेडलाइंस में रहेंगे, अखबारों में रहेंगे, लेकिन ये 24-48 घंटे के बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे, 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी, उसी परिवार को इस कठिन समय को अकेले गुजारना होगा। पानीपत में मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्हें भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पानीपत आज पूरी तरीके से बंद है। सब मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। मुखाग्नि उनके परिवार के लोगों ने दी है। परिवार में उनके 3 बहनें, सबसे छोटे वो थे और बहुत ही मुश्किल परिवार के लिए घड़ी है। उनके पिता बुजुर्ग हैं, पत्नी गृहिणी हैं, बेटी 2 साल की है। पूरा का पूरा पानीपत यहाँ उमड़ आया। जब हर तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको तिरंगा झंडा नजर आएगा। हजारों की तादाद में अंतिम विदाई में लोग शामिल हुए। मेजर आशीष शहीद हुए अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए, मोर्चा संभालते हुए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। इलाके के अधिकारी मौजूद थे और जो 15 किलोमीटर की यात्रा थी, अंतिम यात्रा जो उनके पानीपत के नए घर से गांव तक 15 किलोमीटर जो थे, वो उस 15 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे झंडे नज़र आ रहे थे। नम आंखों से विदाई, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, सब हाथों में झंडा लिए, फूल लिए। जहाँ से उनका शव वहाँ निकल रहा था उसमें फूल डाल रहे थे और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू उनके निकल रहे थे। उनकी बहनें भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुँची, फूट फूट कर रोईं, लेकिन जब लोगों का जज्बा देखा तो उन्होंने भी मेजर आशीष के लिए जय घोष के नारे लगाए और फिर टूट गईं। उनकी पत्नी टूटी हुई हैं। जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो मानवीय मूल्य चुकाना पड़ता है मिलिटेंसी का, वो सबसे ज़्यादा वो परिवार को चुकाना पड़ता है। गर्व तो सबको है, लेकिन जिसने अपना बेटा खो दिया उसके लिए वो बोझ, उसके लिए वो तकलीफ़ कभी कम नहीं होगी। गर्व ज़रूर होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो पानीपत से हैं। भले ही मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत हमारे बीच ना हो, पर वो अपनी शहादत से लाखों भारतीय युवाओं को ये प्रेरणा दे गए हैं कि वो भी सेना में भर्ती हों और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। पानीपत में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
पंजाब के फिरोजपुर में हेरोइन के साथ 2 पुलिस वालों को पकड़ा गया है और भारत पाकिस्तान सरहद के पास जलोके गांव में दोनों पुलिस वालों को पकड़ा गया। इनकी कार में छुपाकर रखे गए हेरोइन के 2 पैकेट भी बरामद कर लिए गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बीएसएफ को दी थी, जिसके बाद बीएसएफ ने ये कार्रवाई की। तो ये वो गाड़ी है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसके साथ इन्हें पकड़ा गया है। पंजाब के फिरोजपुर में हेरोइन के साथ ये पुलिस वाले जो हैं वो पकड़े गए हैं। भारत पाकिस्तान सरहद के पास जलोके गांव में दोनों पुलिस वालों को यहाँ पर पकड़ा गया है। हमारे सहयोगी गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, बताइए क्या जानकारी और इनके बारे में मिल पाई है? ये वीरवार देर रात की घटना है। बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट सतपाल के पास जल्लो चौक से पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को 2 किलो हेरोइन, 1 रिवॉल्वर और 17 राउंड बुलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। और दोनों कर्मचारी वर्दी में थे और अपनी सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार में फिरोजपुर के ही सरहदी इलाके में उनकी मूवमेंट थी। और गांव वालों ने इसकी जानकारी जो है बीएसएफ को दी। फिर बीएसएफ ने उन्हें रोककर जब चेकिंग की उनकी गाड़ी की, तो उनके कार के दाएं पहिए में 2 हेरोइन के पैकेट उनको छिपे हुए मिले, जिसका वजन करीब 1.7 किलो बताया जा रहा है। अब ये दोनों पुलिस कर्मियों को बीएसएफ ने फिर जिला पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जो है केंद्र की सरकार ने बीएसएफ का जो कार्य क्षेत्र है सरहदी इलाकों में वो 50 किलोमीटर तक कर दिया था कि वो नशे से जुड़े कोई भी गतिविधि हो तो बीएसएफ के पास भी ये पावर है कि वो लोगों को अरेस्ट कर सके या उससे पूछताछ कर सके और उसके बाद लोकल पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में अगर वर्दी में जो पुलिस वाले हैं, अगर वही नशे की तस्करी या नशा उनके पोजीशन से मिलता है, तो फिर नशे की लड़ाई कितनी सीरियस है पंजाब में, वो ये भी दर्शाता है। शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। उधर हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। नूंह हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को कल गिरफ्तार किया गया था। वो हरियाणा के फिरोजपुर छिरका से विधायक हैं और 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मामन खान का नाम शामिल है। पिछले हफ्ते ही नूंह पुलिस ने मामन खान से पूछताछ की थी। तो गिरफ्तारी के बाद आज इन्हें कोर्ट में जो है वो पेश किया गया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस के जो विधायक हैं मामन खान, इनको आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने यहां पर इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया। इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 5 मजदूर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में टेक जोन 4 आम्रपाली बिल्डर की निर्माणाधीन सोसाइटी में हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ मौके पर पहुंचकर राहत के कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। ये कुल 5 लोग हैं जो इंजर्ड हैं और थोड़े क्रिटिकल भी हैं। उनको हम लोग पूरा इलाज दे रहे हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में, और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी पूरी घटना की जांच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बचाव कार्य चल रहा है ताकि हमारे जो लोग घायल हैं उनको इलाज मिल सके। इसमें जो भी दोषी होगा वो अभी हम लोग छानबीन करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। मामला दक्षिणी दिल्ली की एक सोसाइटी का है, जहां पर वॉक के लिए अपने घर की सीढ़ी से उतरती महिला पर 5 से 6 कुत्तों ने हमला कर दिया। महिला का पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गई और पैर में फ्रैक्चर उनके हुआ और फिलहाल सर्जरी को लेकर दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में वो एडमिट हैं। पीड़ित महिला पूर्व में एम्स के मशहूर यूरोलॉजिस्ट रहे डॉक्टर पीएन डोगरा की पत्नी हैं और क्या है उनकी आप बीती, इस पर बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। आवारा कुत्तों का आतंक किस तरीके से है उसकी वानगी आप यहाँ पे देखिए। ये अनु डोगरा हैं और दक्षिणी दिल्ली में रहती हैं और अभी फिलहाल अस्पताल के बिस्तर पर हैं। अचानक
कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया। 5-6 कुत्ते थे जो अचानक मॉर्निंग वॉक पे निकलने के वक्त इन पे हमला हुआ। ये लड़खड़ा गई, गिर गई और उसके बाद पैर में फ्रैक्चर है और डॉक्टर कह रहे हैं कि करीब 6-7 महीने लगेंगे चलने फिरने में। फिलहाल सर्जरी होनी है। अनु जी से बात करते हैं। मैम, माफ़ी चाहते हैं इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो परेशानी और दर्द में आप हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ था और किस दिन की बात? ये 11 तारीख की सुबह की बात है। मैं जस्ट नॉर्मल जैसे रोज जाती हूँ, तो 6 बजे सुबह मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरी और लिफ्ट के पास ही, जैसे हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, सेकंड फ्लोर से मैं नीचे लास्ट सीढ़ी पर आई और अचानक आप जब उतरी तो हमला कर दिया। जब मैं उतरी तो 5-6 डॉग, 6-7 बहुत तेज भागकर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और मैं जोर से नीचे गिर गई। और गिरी तो मुझे पता चल गया, इतना मेरे पेन और ये हुआ। लोग इकट्ठे हुए, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो एम्स में ट्रॉमा सेंटर लेकर आए, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे दोनों लेफ्ट लेग की दोनों हड्डियां टूट चुकी हैं और अभी 5-6 महीने मुझे अभी ठीक होने में लगेंगे। मेरे घर में मेरे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। पूरा फैमिली सफरिंग, मेरी सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉ ओनली। स्ट्रीट डॉग्स को आप सोसाइटी में छोड़ रहे हो इस उससे कि हम इतना सफर करें एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। दूसरों से पता नहीं चलता, लेकिन बाइट का पता। अब मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है, अब मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इतना सफर करे जिंदगी में कि इस एज में आके मेरी दोनों हड्डियां टूट गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर हिंसा से जुड़े एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल जो है वो यहां पर आया है सामने। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते तक रोक जो है वो लगाई गई है और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहली नजर में एफआईआर का अपराध यहां पर नहीं दिखता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो गया था। सुप्रीम कोर्ट का इस पर यह भी कहना था कि आपसी सद्भाव बिगाड़ने का मामला यहां पर कैसे बनता है, ये पूछा गया कोर्ट की तरफ से। सिर्फ रिपोर्ट देने से अपराध कैसे बनता है, कोर्ट की तरफ से यहां पर ये इस मामले में कहा गया। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, बताइए और क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज को लेकर। आशीष, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, आशीष से संपर्क ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन ये जो मामला हम बता रहे हैं आपको, मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है वो टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल यहां पर जो है वो आया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते तक के लिए रोक जो है वो लगाई गई है। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस मामले के बारे में जरा बताइए आप, कोर्ट में और क्या कुछ जो है इसको लेकर कहा गया है। चलिए, आशीष से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी के साथ सवाल इंडिया के लिए, इंडिया का में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए यहाँ पर।